Assalamu alaikum class, my name is Iman Imtiaz and the topic which I am going to discuss here is drug induced acne. Acne is a common disease involving the inflammation of sebaceous follicles of the face and upper trunk. Sebaceous follicles जो होते हैं वो असल में हेयर फॉलिकल होते हैं, उनकी बेस में sebaceous glands होते हैं और वो इन्फ्लेम कर जाते हैं एक्नी में। एक्नी की दो टाइप्स हैं, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है कि आपके पास डेड स्किन सेल्स हैं वो रप्चर कर जाते हैं और ऑयल और बैक्टीरिया क्लॉग किया होता है उनमें। नॉन इन्फ्लेमेटरी में जबकि ऐसा नहीं होता, उनमें बैक्टीरिया जो है वो क्लॉग नहीं हुआ होता और ना डेड स्किन सेल्स जो हैं वो रप्चर किए होते हैं। एक्नी 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले है इंक्रीज फॉलिकुलर कैरेटिनाइजेशन। इसमें यह होता है कि आपके डेड स्किन सेल जो हैं वो स्लॉफ ऑफ और शेड ऑफ नहीं हुए थे, उनमें जाके कैरेटिन एक्यूमुलेट कर देती है, उनको टफ स्ट्रक्चर बना देती है। सेकेंड है इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। सीबम जो है वो ऑयल लाइक सिक्रीशंस हैं, सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं और ये इंक्रीज कर जाती हैं। थर्ड ये है कि ये सीबम के ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो ब्रेक डाउन कर देता है बैक्टीरिया और वहाँ पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है बैक्टीरिया की। फोर्थ इज़ इन्फ्लामेशन। Excessive sebum facilitates the growth of anaerobic bacterium propionibacterium acnes leading to acneiform eruption। तो जो एक्नी की बैक्टीरियल बेस है वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नस है। उसके बाद हमारे पास है ड्रग्स दैट इंड्यूस एक्नी। इसमें सबसे पहले आती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जब हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो ये ज़्यादातर इसके केसेस आए हैं नेक और चेस्ट पे, ये एक्नी करा देता है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो एक्नी नहीं कराता। हाइड्रोकोर्टिसोन भी एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है। लिथियम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है और ये एक्नी को एग्रावेट करता है। विटामिन B12 और विटामिन B6 भी जो है वो एक्नी को ट्रिगर करते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स लाइक फिनोबार्बिटोल, कार्बामेज़पिन, फेनिटोइन, ये तीनों भी एक्नी को ट्रिगर करते हैं। हेलोजन्स, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन, ये भी एक्नी को कॉज कराते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ इनहिबिटर्स लाइक सिटुक्सिमैब एंड एडलोटिनेब जो है ट्रिगर कराती है एक्नी को। ये दोनों जो है एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं और ये जो है रैश लाइक बना देते हैं, रैश लाइक ग्रेन्यूल्स बना देते हैं आपके स्किन के ऊपर। इनमें आपको सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप एंटी एक्नी जो है वो ड्रग्स दें, ये खुद ही जब ट्रीटमेंट आपका ख़त्म होता है और तो ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, क्विनिडीन और आइसोनाइजाइड। उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्मोन्स में है थायराइड हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों जो है वो अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएं या दिए जाएँ आउटसाइड तो ये एक्नी को कॉज कराते हैं। एरिपिप्राजोल भी जो है वो एक ड्रग है, ये शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है और ये भी एक्नी को एग्रावेट करती है। उसके बाद हमारे पास आती है इटियोलॉजी में जेनेटिक कुछ लोग होते हैं, उनके फैमिली में रन कर रही होती है एक्नी और बैक्टीरियल फैक्टर्स, बैक्टीरिया उनमें हो जाए तो और बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए तो भी एक्नी होती है। और उसके बाद है हार्मोनल में जैसे हमारे पास एंड्रोजन ज़्यादा हो जाए तो सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होकर एक्नी को वो लीड करती है। और पीछे हमने अभी भी पढ़ा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी एक्नी को ट्रिगर करती है। उसके बाद हमारे पास आती है पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि हार्मोन एंड्रोजन जो है वो इंक्रीज्ड ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी को करते हैं, ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देते हैं और सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेटरी एक्नी होती है जो कि जिसको हम एक्टिव एक्नी भी कहते हैं और ये रप्चर ऑफ हेयर फॉलिकल से होती है। और फिर ये जो ये हैं ये अगेन प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नस की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करते हैं और फिर जो वो सीबम को दोबारा इंक्रीज़ कर देता है और इसी तरह ये एक्नी एक पूरी एक्नीफॉर्म इरप्शंस बना देती है आपकी स्किन के ऊपर। उसके बाद है हाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉज एक्नी।
कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो बेसिकली एंड्रोजन्स को, यहाँ हमने पढ़ा था एंड्रोजन्स जो है वो सीबम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, और तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है एंड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो सीबम की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे एक्नी कॉज होती है, और एक प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नस जो है वो प्रोलिफरेशन उसकी ज़्यादा हो जाती है। डायग्नोसिस में ये होता है कि आप पेशेंट के जो लेजन्स हैं उनको आप एग्जामिन करते हैं, और इसके लिए हम लेजन्स बायोप्सी भी परफॉर्म करते हैं, और इसके पोटेंशियल कॉजेज़ भी देखते हैं। पोटेंशियल कॉजेज़ में हम जैसे ड्रग्स हमारे पास आ जाती हैं, और दूसरी चीज़ें हार्मोन्स वगैरह आ जाती हैं, उनको हम देखते हैं। और उसके बाद देर आर सेवरल ग्रेड्स हैं जो कि एक्ने की स्वेटी को देखने के लिए हमारे पास हैं, उनसे हम देखते हैं कि एक्ने कितनी स्वेयर है। उसके बाद है पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी। अडल्ट्स जो हैं वो 12 to 35 की एज के दरमियान वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एक्ने के लिए, और ऑयली स्किन में सीबम ज़्यादा होगा तो एक्ने के लिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, और पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्ने है वो मोर ससेप्टेबल हैं एक्ने के लिए। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमने डिसकंटिन्यू करानी है ड्रग्स जिनकी वजह से अगर पेशेंट ड्रग ले रहा है कोई ऐसी जिससे एक्ने होती है तो उसको हमने डिसकंटिन्यू कराना है। उसके बाद हमने उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड देते हैं हम, ताकि जो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं, और एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड और एजिलिक एसिड्स, ये दोनों जो है एक्सफोलिएंट्स और पीलिंग एजेंट्स हैं, ये हमारी डेड स्किन को रिमूव कराते हैं, और ये भी ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। उसके बाद है टॉपिकल एंड सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स आइसोट्रेटिनोइन आर यूज्ड टू क्लियर द केराटिन प्लग्स फ्रॉम द पाइलोसेबेशियस डक्ट। ये पाइलोसेबेशियस डक्ट्स में से केराटिन को क्लियर कराते हैं आइसोट्रेटिनोइन, और ये दूसरी बात कि ये सेबेशियस ग्लैंड के साइज़ को कम कर देते हैं, जो कि सीबम फिर बाद में कम प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी भी हम देते हैं स्किन की ऑयलीनेस को कम करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन जो है वो कॉज करा रहा था एक्ने, और एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी जो है वो हम ये उसको ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। प्रिवेंशन में ये है कि सीबम जो इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनको हमने डिसकंटिन्यू करा देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेक्सामेथासोन जो है वो कॉज करा रहा है एक्ने, लेकिन हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं करा रहा, तो ऐसे पेशेंट में हम हाइड्रोकोर्टिसोन को, जो एक्ने के लिए ससेप्टेबल है, उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कॉमिडोन्स एक्चुअली ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, और ये जो हैं वो इनको हमने देखना है कि अगर ये हैं तो इनको क्लियर आउट प्रॉपरली करना है ताकि एक्ने को ना हो सके। उसके बाद है रेफरेंसेस में हमारे पास है डिपीरो, मेयो क्लिनिक और NCBI। थैंक यू। My name is Ikra Sarfraz, and the topic of my presentation is drug-induced glaucoma. ग्लूकोमा हम लोग हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि दिस इज़ द इंट्राओकुलर प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। एक्चुअली में ग्लूकोमा जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसके अंदर सिर्फ इंट्राओकुलर प्रेशर ही इन्हांस नहीं होता, बल्कि जो एंगल बिटवीन द कॉर्निया और आइरिस होता है वो भी इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ग्लूकोमा जो है उसके अंदर जब ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है तो उसमें जो रेटिना होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व डिस्क होती है, वो प्राइमरीली डैमेज होती है, जिसकी वजह से विजुअल सेंसिटिविटी और फील्ड जो है वो लॉस हो जाती है। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर जो था वो पहले ट्रेडिशनली एज अ डायग्नोस्टिक पैरामीटर यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसको नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि मेन चीज़ जो ग्लूकोमा में है वो ये है कि आपकी ऑप्टिक नर्व्स जो है वो डैमेज होने चाहिए, और इंट्राओकुलर प्रेशर लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, लेकिन किसी और मैकेनिज्म के थ्रू भी ऑप्टिक नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इंट्राओकुलर प्रेशर इन्हांस्ड ही हो। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है इसके अंदर ये होता है कि जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान एंगल होता है वो वाइड हो जाता है। उस वाइडनेस की वजह से जो एक्वस ह्यूमर में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो इतना ज़्यादा
चेंज हो जाता है कि उसकी चेंजिंग की वजह से ये जो है वो जो ड्रेनेज कैनाल्स होती हैं वो क्लॉग्ड कर जाती हैं। जब वो क्लॉग्ड होती हैं तो एक्वस ह्यूमर जो है वो वहाँ से नहीं निकल पाता कॉर्निया और आइरिस के दरमियान से, तो और इस वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इन्हांस हो जाता है और इट लीड्स टू द ऑप्टिक न्यूरोपैथी। जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें कॉर्निया तो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन आइरिस जो होता है वो आगे को बल्ज कर जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज कैनाल्स होती हैं उसके ऊपर आइरिस आ जाता है और वहाँ से भी एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं कर पाता और इंट्राओकुलर प्रेशर इन्हांस होता है और ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा कॉज करने वाली जो ड्रग्स हैं उसमें मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसी भी रूट से दें, सिस्टेमिक दें, नेजल, इनहेल या ऑप्थेल्मिक, हर तरह से के रूट से जो है ये ग्लूकोमा कॉज कर सकते हैं। फिनोल्डोपाम भी कॉज करती है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। उसके अलावा ऑप्थेल्मिक एंटीकोलिनर्जिक्स भी कॉज करते हैं, कि इमेड्रेसिस कॉज कराते हैं और इमेड्रेसिस के थ्रू इंट्राओकुलर प्रेशर को इन्हांस कर देते हैं। जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है उसमें एंटीकोलिनर्जिक्स जो हैं वो मेनली ग्लूकोमा कॉज करते हैं और एड्रेनर्जिक्स कॉज करते हैं। एड्रेनर्जिक्स इसलिए कॉज करते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व्स को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। और एंटीहिस्टामीन्स भी हैं, फिनोथायाजीन्स भी, और हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी क्लोज एंगल ग्लूकोमा कॉज करते हैं। तो हम लोग मेनली जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीकोलिनर्जिक्स को देखेंगे। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल के दरमियान आइरिस और कॉर्निया के दरमियान एंगल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो एक्सेसरी मैट्रिक्स है वो ड्रेनेज कैनाल के ऊपर आकर क्लॉग्ड हुआ है। अब एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं करेगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर इन्हांस हो जाएगा। और जबकि जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है उसके अंदर आइरिस ही ड्रेनेज कैनाल के ऊपर आया हुआ है बल्ज करके, तब भी एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं करेगा और इंट्राओकुलर प्रेशर इन्हांस हो जाएगा। आगे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं इसमें ये होता है कि जो ट्रेबेक्युलर मैशवर्क होता है, दिस इज द सिस्टम ऑफ द ड्रेनेज कैनाल्स जो कि आई के अंदर प्रेजेंट है। इसकी फैसिलिटी जो होती है कि ये एक्वस ह्यूमर को आउटफ्लो कराता है, उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कैसे करता है? ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये जाकर एक्वस ह्यूमर जो होता है इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हर रूट से दें तब भी ये ग्लूकोमा कॉज करेगा, क्योंकि ग्लूकोमा जो है क्योंकि ये इसके अंदर इंट्राओकुलर पेनिट्रेशन जो है उसकी एबिलिटी है, और जब ये जाता है आई के अंदर जाकर वहाँ के एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है कि वो आगे से ड्रेनेज कैनाल पे जाके क्लॉग्ड हो जाते हैं, और इस तरीके से वो ट्रेबेक्युलर मैशवर्क को वो जो है वो ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से आउटफ्लो जो नहीं होगा। एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स मेड्रेसिस कॉज कराते हैं और इंट्राओकुलर प्रेशर को इन्हांस कर देते हैं। इसीलिए जो एट्रोपिन और हेमेट्रोपिन वगैरह जो ड्रग्स होती हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं ग्लूकोमा के अंदर, तो हम लोग नहीं देते। और ये जो मोस्टली जो है वो कैनाल ऑफ सेक्हेलम को इफेक्ट करता है। कैनाल ऑफ सेक्हेलम जो है दैट इज अ स्मूथ मसल्स जो होते हैं आइरिस के पास होते हैं, और ये ड्रेनेज कैनाल्स ड्रेनेज कैनाल्स ही बनाते हैं। अब जब वो ड्रेन कर जाती हैं, मतलब उसकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो डैमेज कर देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो एंटीकोलिनर्जिक्स तो एंटीकोलिनर्जिक्स जब हैं इसको डैमेज कर देते हैं कैनाल ऑफ सेक्हेलम के स्मूथ मसल्स को, तो उसकी वजह से भी ड्रेनेज नहीं होती। तो अगर हम लोग जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर अगर डायग्नोसिस पर उसके लिए हम लोगों ने मेड्रेसिस करवानी भी है, तो हम लोग जो है वो उसको एट्रोपिन नहीं देते बल्कि वीकर एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। इसमें ट्रोपिकामाइड आता है और टुगेदर विद फिनाइलेफ्रीन देते हैं। फिनाइलेफ्रीन जो होता है वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक्स हैं जो कि मेड्रेसिस कॉज कराते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ये है कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते जब तक कि उसकी विजुअल इंपेयरमेंट नहीं होती। जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें या तो सिम्टोमेटिक नहीं होंगे या फिर कुछ सिम्टम्स शो होंगे। उसमें हेजीनेस आ जाती है, ब्लर्ड विजन आ जाती है, एडिमेटस कॉर्निया आ जाता है, ऑक्यूलर पेन वगैरह आ जाती है। अब जो एक्यूट एपिसोड्स होती हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आते हैं, और जब एक्यूट एपिसोड्स होती है कि सडनली अटैक आया ग्लूकोमा का, तो उसमें क्लाउडीनेस आ जाती है, एडिमेटिस कॉर्निया आ जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आते हैं जिसमें डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायफ्रेसिस वगैरह। लैब टेस्ट मॉनिटरिंग में लैब टेस्ट तो नहीं करते लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, तो इसमें जो है वो टोमोग्राफी करके देखते हैं कि रेटिना या ऑप्टिक नर्व्स जो है वो कितनी डैमेज है। तो जिस एक्सटेंट तक डैमेज होंगी उतनी एक्सटेंट तक ग्लूकोमा जो है वो एग्जैजरेट किया हुआ होगा। तो उसके लिए जो टेक्निक्स हैं उसमें ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है, रेटिनल नर्व फाइबर एनालाइजर है,
कॉनफोकल स्कैनिंग लेजर टोमोग्राफी का मतलब सारी टोमोग्राफिक टेक्निक्स ही होती हैं जिसमें हम लोग प्राइमरीली ऑप्टिक नर्व जो है उसकी जो है वो देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो रिटेन्ड है या नहीं है। पेशेंट सस्पेक्टेबल वो होते हैं जो कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ग्लूकोमा हो, और अफ्रीकन और अमेरिकन जो होते हैं 40 इयर्स की अबव एज पे जाकर रिस्क पे आ जाते हैं, जबकि जो हिस्पैनिक्स हैं वो 60 अबव एज में हैं जाके रिस्क पे होते हैं कि उनको ग्लूकोमा होगा। और अदर फैक्टर्स में ये है कि जो थिनर जिनका कॉर्निया या फिर जिनकी क्रॉनिक आई इन्फ्लेमेशन है वो भी ग्लूकोमा डेवलप कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मेडिकेशन दैट कॉजेज द ग्लूकोमा। ट्रीटमेंट में ये है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर बीटा ब्लॉकर्स और जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो फर्स्ट चॉइस हैं। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स को जो है ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से एक्वोसिमियर प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो होते हैं वो आउटफ्लो कराते हैं एक्वोस्यूमर का। अगर तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी रीज़न की वजह से बीटा ब्लॉकर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो हम लोग अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स देते हैं जो कि सिर्फ जो कि हमारे पास है ब्रिमोनिडीन इज़ द ओनली ड्रग जो कि यूज़ की जाती है इन ग्लूकोमा। ये इसका डुअल मैकेनिज्म है, ये आउटफ्लो को भी बढ़ाता है और उसके अलावा ये एडिनाइलेट साइक्लेस को इनहिबिट करके उसकी एक्वोस्यूमर की सिंथेसिस को भी रोक देता है। उसके अलावा हम लोग जो है टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी देते हैं जो कि वाटर की फ्लो को इनसाइड द आई रोक देता है, क्योंकि जब कार्बोनिक एसिड्स नहीं बनेंगे और वो प्रोटोन नहीं बनेगा, प्रोटोन की मूवमेंट के साथ ही वाटर जो है वो आई के अंदर मूव करता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ही इनहिबिट कर देते हैं। ये वही मैकेनिज्म है जो कि किडनी के अंदर भी होता है। और अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा तो लेज़र और सर्जिकल प्रोसीजर इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के अंदर पाइलोकार्पीन देते हैं पाइलोकार्पीन जो होती है वो मियोसिस कराती है और मियोसिस के थ्रू जो है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं उसका आउटफ्लो करा के। हाइप्रोस्मोटिक एजेंट सिर्फ हम लोग इमरजेंसी कंडीशंस में देते हैं, अगर उसमें जो ग्लाइसरीन और आइसोसोरबाइड है वो ओरली देते हैं, और मैनिटोल और यूरिया आईवी देते हैं, जिसकी वजह से जब प्लाज्मा के अंदर हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी ब्लड के अंदर तो आई के अंदर वाटर जो है वो आउटसाइड मूव करेगा। और उसके अलावा सिक्रेटरी इनहिबिटर्स जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा वाले ही दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और टॉपिकल और सिस्टेमिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। प्रिवेंशन ये है कि जो पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लूकोमा है वो हर 3 से 5 साल के बाद जो है वो अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं कि उनकी कंडीशन क्या है ऑप्टिक नर्व्स की। ये है रेफरेंसेस, डिपीरो है, मेडस्केप है, वेबमेड, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Salman. The topic of my presentation is drug-induced lupus erythematosus. It is also known as lupus or systemic lupus erythematosus. Lupus erythematosus is an autoimmune disease characterized by antibodies, immune complex formation, and improved dysregulation resulting in damage to essentially any organ, including the kidney, skin, blood cells, and CNS. Natural history of this illness is unpredictable. A late diagnosis and careful treatment improves the prognosis. Drug induces lupus erythematosus. Common drugs are isoniazid, hydralazine, procainamide, TNF-alpha factors, minocyclines, and quinidine. Less common drugs include anti-seizure medicines, capotin, chlorpromazine, methyl-dopa, sulfasalazine. Pathophysiology of isoniazid. Isoniazid is an anti-TB drug. Isoniazid and its metabolites affect the complementary pathway of immune system. They work in the progression of disease by interfering with the C4 complementary protein. These have inhibitory effect on C4. These results in the accumulation of complement proteins. Accumulation of these proteins causes the production of autoimmune antibodies. This is the complementary system in which we have different complement proteins, including C1 to C9. If C4 is inhibited, we have accumulation of C2 to C1. C4 basically C4 basically enhances the production of C3, which activates all other proteins. Clinical features.
serious cutaneous systemic disorder, repeated remissions and exacerbations. Remissions means in which there are lower number of symptoms, and exacerbations are also known as flares, in which we have increased number of uh, symptoms. Erythematosus patches. Erythematosus patches is a red butterfly rash. It is basically involves all body parts, but it is essentially seen in the upper portion, whereas such as face, shoulders, and arms. Neck, upper arm, shoulder, finger may also be involved. Itching and burning sensation, hyperpigmentation. Severity is intensified by exposure to sunlight. Involvement of various organs, including the kidney and the heart. Lab monitoring. Anti-nuclear antibody test, erythrocyte sedimentation rate, serum complementary test, antihistone antibody, anti-U1 RNF antibody. Patient susceptibility. The peak age of this is 30 years in female and 40 years in male, but it is commonly found in 15 to 45 years. It is more common in women than in men. Lupus is more common in African Americans, Hispanics, and Asian Americans. Treatment. We use NSAIDs, naproxen sodium, ibuprofen, anti-malarial drug, hydroxychloroquine, corticosteroids, methylprednisolone, immunosuppressant, azathioprine, and biologics, which includes belimumab. Prevention. Prevention is avoid sun exposure, wear sunscreen protective clothing when going outside, get enough sleep. Sleep is another factor enhancing the lupus erythematosus. Take all medications as prescribed. These are the references. Welcome class, I am Mohammed Sama and I am going to discuss the drug-induced hormonal disorders. अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये डिफरेंट ऑर्गन्स को अपने मैसेज कन्वे करने के लिए होते हैं कि फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। और ये बॉडी के मेजर फंक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म वगैरह, रिप्रोडक्शन होगी और इस तरह के मेजर प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। अब इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस में ये होता है कि इनकी बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में ये होते हैं और एक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है विद इन नैरो रेंज। अगर ये उस रेंज से ऊपर या नीचे होते हैं तो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि डिसऑर्डर की शक्ल में सामने आता है। और बहुत माइनर चेंजेस भी जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे कि एम्फेटामिन्स, कोकेन, अल्कोहल्स, ओपियोइड्स, बेंजोडियाज़ेपिन, स्टेरॉइड्स वगैरह, ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ सामने आते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स को हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि स्टेरॉइड्स हैं ये कॉर्टिसोल का करते हैं, उसमें आगे करते हैं कशिंग सिंड्रोम। इसमें हमारे पास एग्जांपल है स्टेरॉइड्स में। ये इसमें कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो जाता है और ये बॉडी में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जो है रहता है। और ये इसकी कॉजेज़ में और ये स्टेरॉइड्स के ओवर यूज़ की वजह से होता है। वो बहुत ज़्यादा अगर स्टेरॉइड्स इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ किए जाएँ तो ये कशिंग सिंड्रोम काज करते हैं। ये बॉडी में खुद भी होता है, अगर किसी ट्यूमर्स की वजह से भी हो रहा है तो फिर भी ये बॉडी में कशिंग सिंड्रोम को कॉज कर देता है। अब सिम्टम्स में क्या है कि वेट गेन हो जाता है, फैटी टिश्यूज़ डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है ये फेस के और ये टिश्यूज़ में, और एब्डोमेन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फैट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। शोल्डर्स, बिटवीन द शोल्डर्स जो होता है मांस बहुत ज़्यादा थिकन हो जाता है, पिंक और पर्पल स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं स्किन पे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद थिनिंग स्किन जो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती है, फ्रेगाइल हो जाती है।
उसके बाद स्लो हीलिंग ऑफ कार्ड्स वगैरह, जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और एक्नी बहुत ज़्यादा इसमें होती है, कॉज हो जाती है। और ये कुछ अदर सिम्टम है उसके, इसमें फटीग हो जाती है, फटीग वगैरह होगी, और मेल वगैरह में गायनेकोमास्टिया वगैरह भी, और सेक्सुअल फंक्शन में भी ये डिसरप्शन आ जाती है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी हो जाती है हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा। और इसके काजेज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो मेडिकेशन में होते हैं, ये औरल या इंजेक्टेबल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इसके प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन वगैरह। लोकल जो यार इनहेलर और लोकल जो हम जेल्स और क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो ये कशिंग सिंड्रोम में नहीं, वो कॉज नहीं करती, या सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल जो होते हैं वो कॉज करेंगे। अब बॉडी में ख़ुद भी हो सकता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स वगैरह की वजह से, या एड्रीनल ग्लैंड की कोई डिजीज़ होगी उसकी वजह से भी, और इनहेरेंटली भी होता है, ये जेनेटिक भी होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ये मैकेनिज़्म क्या होता है, स्टीरॉइड्स जो होते हैं इनका, कॉर्टिसोल वगैरह भी, इनका मेन फंक्शन होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इन्होंने जाके इन्फ्लेमेशन को रोकना होता है। ये रिसेप्टर क्रॉस करेंगे, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है सेल में, साइटोप्लाज्म, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द साइटोप्लाज्म, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और फिर ये न्यूक्लियस में जाएंगे। वहाँ जाके ये इन्होंने डीएनए से जो सिंथेसिस हो रही होती है, और मैसेंजर आरएनए की, और आगे प्रोटीन बनती बाहर आगे, उसको रोक देते हैं ये, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन वगैरह नहीं बन सकती, और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादा आती हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं हम स्टेरॉइड्स का, तो उसमें और ट्रीट उससे ना करें तो हमें बोन लॉस हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस में। उसमें बोन लॉस हो जाता है, बोन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, अनयूजुअल फ्रैक्चर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी काज कर देते हैं, फ्रीक्वेंट अनयूजुअल इन्फेक्शन आने लग जाते हैं, लॉस ऑफ मसल मास एंड स्ट्रेंथ, मसल में स्ट्रेंथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रह जाती। अब डायग्नोसिस में हम इसके जो डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट करते हैं, यूरिन और ब्लड के टेस्ट करते हैं, सलाइवा का टेस्ट करते हैं, और इमेजिंग टेस्ट करते हैं। इसमें हम यूरिन और ब्लड में हम देखते हैं उसकी, और सलाइवा वगैरह में उसकी कॉर्टिसोल की जो है कंसंट्रेशन देखते हैं। अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो तो फिर, अगर वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो यानी कि ये कशिंग सिंड्रोम की तरफ जा सकता है पेशेंट। इमेजिंग टेस्ट में हम एमआरआई और सीटी स्कैन करते हैं एड्रीनल ग्लैंड का, और इसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं। अब ट्रीटमेंट में हम अगर स्टीरॉइड्स की वजह से हो रहा है तो पहले हम रिड्यूस करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो यूज़ है उसे हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर ट्यूमर की वजह से है तो फिर उसमें हम सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। अब मेडिकेशन में इसमें कीटोकोनाजोल, माइटोटेन और मिटारापोन वगैरह यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स होती हैं इसमें, ये हम यूज़ करते हैं, ये कैंसर्स वगैरह में, और जो ट्यूमर वगैरह बन जाती हैं उसको रोकने के लिए ये हम ड्रग यूज़ करते हैं। मेफीप्रिस्टोन एक ड्रग है, ये हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब डायबिटीज़ और ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो पेशेंट को, तो फिर हम ये ड्रग यूज़ करेंगे। और एक न्यूएस्ट ड्रग है जो कि ACTH प्रोडक्शन फ्रॉम पिट्यूटरी ट्यूमर डिक्रीजिंग, जो कि ACTH की प्रोडक्शन कम करती है, ट्यूमर की वजह से हो रहा है उसकी ACTH की प्रोडक्शन कम करेगी, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल, एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज वगैरह नहीं आएगा कॉर्टिसोल बनाने का, और कॉर्टिसोल कम हो जाएगा ब्लड में। और ये हम इंजेक्शन की फॉर्म देते हैं ट्वाइस डेली, पेसिरियोटाइड। और ये रेफरेंस मैंने यूज़ किए हैं